स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं विजयलक्ष्मी सामाजिक विज्ञान में आज आपको केंद्र सरकार के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। सरकार, सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार है। हम आम बोलचाल में जैसे बातचीत करते हैं तो सरकार का मतलब हम समझते हैं कि कोई भी एक लीडर है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का वास्तविक अर्थ होता है किसी भी एक क्षेत्र या विभाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कानून व्यवस्था का निर्माण करना, उसको लागू करना और व्यवस्थित संचालन के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार वह उपकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियों को निर्धारित किया जाता है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। यह डेफिनेशन हमारी गार्नर महोदय ने दी है। तो इस प्रकार से सरकार एक क्षेत्र के विभाग के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए नियमों, उनको लागू करने और उनको चलाने के लिए जो संस्था होती है वह होती है। तो आगे हम देखते हैं कि सरकार जो है इसके कौन कौन से अंग होते हैं। अभी हमने सरकार के बारे में बात की, तो सरकार के बारे में हमने बात की तब क्या पाया कि कानूनों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से सरकार के जो अंग होंगे उनमें जो एक अंग होगा वह होगा व्यवस्थापिका। दूसरा अंग होगा इसका कार्यपालिका और तीसरा अंग हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। तो सरकार के तीन अंग है। पहला व्यवस्थापिका, कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका, कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका, इसके दो कार्य हैं। पहला, कानूनों की जांच भी करती है और दूसरा, कानूनों को लागू करने में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान हमारी न्यायपालिका करती है। कानूनों का पालन न करने वालों को दंडित करना, उनको कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का कार्य हमारा न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तब हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका जो है यह कानूनों का निर्माण करती है, यह बात हमने जान ली। लेकिन भारत के अंदर, भारत एक गणराज्य है, तो भारत के अंदर केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारों का गठन होता है। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्थापिका भी दो प्रकार से आती है। एक आती है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा इसका अंग आता है हमारा राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका के बारे में हम देखें तो केंद्र के अंदर जो हमारी व्यवस्थापिका कार्य करती है उसे हम संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं और इसी संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने आ गई संसद, यानी कि हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम संसद के बारे में आज विस्तार से देखते हैं। तो संसद के भी बारे में ये कहा जाता है कि संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के अंदर हमारे दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अब हम देखते हैं कि संसद के कौन कौन से भाग हैं। दो भाग तो हम सामान्य रूप से सभी जानते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा हमारी संसद का जो अभिन्न अंग है वह है राष्ट्रपति। यानी कि संघीय व्यवस्थापिका में क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 79 संविधान के 79 अनुच्छेद में हमें यह बताया गया है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को
संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों आते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। अब देखिए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, इसको प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है देश का। ठीक है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, या निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो हो गए और नाम। लोकसभा को किन नामों से जानेंगे? लोकप्रिय सदन और निम्न सदन। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं कि इसको लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है। तो इसमें एक खास बात यह है लोकप्रिय सदन कहने के कारण के रूप में कि जो लोकसभा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी आप और हम सभी लोकसभा के चुनावों में वोटिंग करते हैं। जो भी वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वयस्क हो चुके हैं सभी व्यक्ति, तो इस कारण से लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। दूसरा सदन हमारा है राज्यसभा। इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी सामान्य जानकारी की गई सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग हैं। और व्यवस्थापिका दो भागों में हम देखते हैं, एक संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। और इसके जो पार्ट्स हैं संसद के, वो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आज हम विस्तार से लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा, तो अब हम विस्तार से लोकसभा के बारे में देखते हैं। संघीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन लोकप्रिय सदन के रूप में लोकसभा आता है, जिसको कि इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लोकसभा किसका पार्ट है? संसद का। संसद किसे कहते हैं? संघीय व्यवस्थापिका को। कंफ्यूजन नहीं है ना, लोकसभा कहां से आ गई? संघीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं। संसद का लोकसभा जो एक सदन है, और यह लोकसभा का जो सदन है इसे हम निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में। लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में संविधान में जो अधिकतम बताई गई है वह है 552 और अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और यह आर्टिकल 81 में हमारे पास संविधान में उल्लेखित है। सदस्य संख्या में ये जो 552 सदस्य हैं, इनका वर्गीकरण हम देखें तो इन 552 सदस्यों में से 530 सदस्य तो आते हैं राज्यों से, 20 सदस्य आते हैं संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आते हैं, ये आते हैं आंग्ल भारतीय या जिसे हम एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। तो ये जो आंग्ल भारतीय है, इसमें प्रावधान यह है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संसद के अंदर आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्य इनमें से निर्वाचित मनोनीत कर सकता है। और यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को मनोनयन का जो दिया गया है, इसका आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 331। ठीक है ना।
ये 2 आंग्लो भारतीय जो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसका उल्लेख में आर्टिकल 331 में मिलता है, और जो लोकसभा की सदस्य संख्या है इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में मिलता है। अब हम देखते हैं इनका निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार अब देखिए प्रत्यक्ष मतदान क्या हुआ, इसमें जनता सीधा वोट करती है, और निर्वाचन क्षेत्र है वे सभी एकल सदस्य रखे गए हैं। एकल सदस्य का यहाँ तात्पर्य हो गया कि आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र से सभी पार्टियों के व्यक्ति अपना अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जीतेगा केवल एक ही। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र से 2 व्यक्ति विजेता बन जाए, बिल्कुल नहीं होगा। एक व्यक्ति जीतेगा, और कौन जीतेगा? जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा। तो हमारे संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो तो यही है कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। लेकिन इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक समिति कार्य करती है, आयोग, जिसका नाम है वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग। क्या नाम है? वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग। इस आयोग ने हाल ही में हमारी इस मत प्रणाली के लिए एक नाम सजेस्ट किया है, जिसका उल्लेख कई बार समाचार पत्रों या अन्य पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका भी उल्लेख नहीं आया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे अग्रता ही विजेता, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए वह जीतेगा। अग्रता से यहाँ दौड़ में सबसे ज्यादा अंक लेने वाला व्यक्ति हो गया, या मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो हमारे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इस मत प्रणाली को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या अग्रता ही विजेता। इसका यह जो शब्द है यह संविधान में नहीं है, इसका निर्माण किया है हमारी वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग ने आज से 3 साल पहले। अब हम आते हैं इसके आगे इसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी क्या क्या योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई है। तो देखिए, भारत के अंदर लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो प्रमुख योग्यता है उसमें एक सामान्य सी योग्यता है। सबसे पहली वो यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता आती है वह आयु से संबंधित है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो इसकी तीसरी योग्यता आती है वो है कि लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। और चौथी और अंतिम योग्यता है कि न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। अर्थात उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक होनी जरूरी है। लाभकारी पद से हो गया कि किसी भी
लाभकारी पद या गवर्नमेंट जॉब में ना हो, सरकार के अन्य किसी पद पर ना हो। यदि वह इसका सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले से नहीं होना चाहिए। दिवालिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ दिवालिया शब्द का तात्पर्य जो है वो इस चीज से लिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर इतना कर्ज बढ़ जाए कि वह अपनी संपूर्ण संपत्ति बेचने के बाद भी उस कर्ज को नहीं चुका पाता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, या यूं कहे वो कर्जदार नहीं होना चाहिए, और मानसिक स्थिति उसकी ठीक होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार की आयु हमारी जो है वह 18 वर्ष है, लेकिन लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु होती है 25 वर्ष। ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य थी जो हमें बतानी थी पहले, कि निर्वाचन की जो वयस्क मताधिकार की आयु है यह संविधान के निर्माण के समय 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु 21 से घटाकर 18 की गई। ठीक है ना। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो हमारे वयस्क मताधिकार की आयु है वह 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई, और यह संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1989 में। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष, लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अब हम आते हैं इसके कार्यकाल पर। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन किसी भी स्थिति में यदि ऐसा होता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सक्षम नहीं है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। जैसे मान लो बहुमत नहीं मिला, या गठबंधन की सरकार थी, किसी ने अपना गठबंधन बीच में वापस ले लिया, या अन्य कोई कारण हो गया, चाहे किसी भी कारण से हो, यदि प्रधानमंत्री ऐसा समझता है कि सरकार काम करने में असमर्थ है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, और ऐसा अक्सर कुल 9 बार हो चुका है। ठीक है ना। अब आते हैं हम कि कार्यकाल हो गया, योग्यताएं हो गई, निर्वाचन हो गया, सदस्य संख्या हो गई। अब इसके अधिवेशन कब और कैसे होते हैं। तो लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति स्थगित करता है संसद के सभी अधिवेशनों को। ठीक है ना। यहाँ पर हम संसद के अधिवेशन की बात करेंगे जिसमें दोनों सदन आ जाते हैं, लेकिन एक अधिवेशन के बाद दूसरे अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका साल में 2 बार अधिवेशन होता है, और इनके बीच में अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यह हुई हमारी संसद के अधिवेशनों की स्थिति। अब देखिए संसद के अंदर लोकसभा के अंदर पदाधिकारियों की हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद जो है वह गठित किया गया है, और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ये लोकसभा के सदस्यों में से अपने में से ही चुने जाते हैं। एक बार हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की स्थिति हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कक्षा के अंदर मॉनिटर की स्थिति होती है। हम क्या करते हैं भाई, क्लास हो गई हमारी, आज हम पहली बार कक्षा में आए हैं, हम कहें कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करते हैं अपने में से किसी बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं, है ना। इसी तरह लोकसभा जो है या अपने में से एक को अध्यक्ष बना देती है। हमारा मॉनिटर क्या काम करता है, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखता है, हमारे और अध्यापकों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार से कुछ एक दायित्व होते हैं उसके। तो अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष पद 1 को अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कार्यों पर हम चर्चा करें कि अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले यह जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करता है। फिर कार्यवाही का कार्यक्रम निश्चित करना, जैसे कौन से प्रस्ताव आज के दिन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, कौन सा विधेयक कब किस तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा, व्यक्तियों के बोलने का क्रम, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच शांति व्यवस्था बनी रहे, ये सभी कार्य हमारा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य जो अध्यक्ष करता है वो होता है धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक नया नहीं, यह निर्णय अध्यक्ष करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और कार्य है अध्यक्ष का, वो ये कि संसद के अंदर वोटिंग के द्वारा कई कार्यों के लिए मतदान किया जाता है। यदि किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत आ जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। तो हमारा अध्यक्ष क्या है? एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है लोकसभा का, जो लोकसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं। एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। काम इसके शांति व्यवस्था बनाए रखता है, कार्यवाही का क्रम सुनिश्चित करता है और एक कार्य और जो ये करता है, संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष को निश्चित करता है। इसके अलावा मतदान यदि हो और उसमें निर्णायक मत देने की आवश्यकता पड़े तो निर्णायक मत देने का कार्य कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो ये हमारी छोटी जानकारी है लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद की संघीय व्यवस्थापिका की एक इकाई है। संसद के तीन अपने विभाग पड़े थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें से एक सदन था लोकसभा। लोकसभा के अंतर्गत हमें इसकी सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यताएं, कार्यकाल, फिर उसके बाद अधिवेशन और पदाधिकारियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। आज हम इन सभी चीजों का दोहरान करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अगली कक्षा में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे।